दरअसल पुष्कर को यह नहीं पता था कि जादुई गोली लेने के बाद किसी की जादुई प्रतिभा तुरंत जागृत नहीं होगी। हर कोई अलग होता है, लेकिन इसमें कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। ऐसा इसलिए था क्योंकि जागृति के लिए लगने वाला वक्त इंसान की प्रतिभा से जुड़ा होता था। अगर कोई खुद जागृत नहीं हो सकता तो उसकी प्रतिभा सच में उतनी अच्छी नहीं होगी। पुष्कर की सिचुएशन साफ साफ अलग थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी कमजोर प्रतिभा के कारण खुद जागृत नहीं हो सकता था, बल्कि इसलिए कि वो पूरी पृथ्वी के वातावरण से सीमित था। हालांकि पृथ्वी पर बहुत सारे जादुई तत्व थे और इतने लंबे वक्त तक किसी ने उन्हें आत्मसात नहीं किया था। ये समृद्ध जादुई तत्व हमेशा से लोगों के आसपास रहे थे और उन्हें एक एग्जिट की जरूरत थी। इसलिए जैसे ही पुष्कर ने जादुई गोली ली, उसने अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत कर लिया। कुछ हद तक ये उसके आसपास के जादुई तत्व ही थे जिन्होंने उसकी ओर दौड़कर उसकी जादुई प्रतिभा को जागृत करने में मदद की। नहीं तो उसके लिए इतनी जल्दी अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत करना पॉसिबल नहीं होता। बेशक उसकी अपनी प्रतिभा भी बुरी नहीं थी। पुष्कर की किस्मत वाकई खराब नहीं थी। जब स्टोरेज बॉक्स में उसे जादुई गोली मिली तो साथ में जादुई किताब भी मिली। रेड मून साम्राज्य में इस पुस्तक को कोई दुर्लभ वस्तु नहीं माना जाता था। इसे सड़कों पर भी देखा जा सकता था। कुछ लोग जो अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत नहीं कर पाए थे, लेकिन अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत करना चाहते थे, वे इसे खरीद लेते और खुद अभ्यास करने लगते, इस उम्मीद में कि वे ध्यान के माध्यम से अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। बेशक यह बहुत मुश्किल था। हालांकि क्योंकि इसे खरीदने वाले बहुत से लोग थे, उनमें से कई अनपढ़ थे, इसलिए अभ्यास में मदद के लिए अंदर चित्र थे। नहीं तो पुष्कर सच में समझ नहीं पाता। पुष्कर के ध्यान की अवस्था में आने के बाद उसे लगा कि उसके आसपास सब कुछ बदल गया है। उसे लगा कि उसकी सुनने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। वो नीचे एक युवा जोड़े की धीमी आवाज में बातें सुन सकता था और उसका स्पर्श ज्यादा संवेदनशील हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि हवा से कुछ चीजें उसके शरीर में इंटर कर रही है, लेकिन ये चीजें उसे एक बेहद अंतरंग एहसास दे रही थी। उसके शरीर में उन्हें अस्वीकार करने का जरा भी इरादा नहीं था। पुष्कर ध्यान करते हुए धीरे धीरे समय बीतता गया। किसी दूसरे अंतरिक्ष काल में अभी दिन का समय था। अपने नौकर की मदद से रॉय राजवीर आसानी से अपने घर से बाहर भागा और फूलों की नाव पर खेलने के लिए अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा। उसके दयनीय पिता ने सोचा कि वो इतने समय से बंद दरवाजों के पीछे साधना कर रहा था। शाम को रॉय राजवीर शराब की गंध के साथ वापस आया। वो असल में नाव पर रात बिताना चाहता था। आखिरकार रात में वहां ज्यादा मजा आता था, लेकिन उसे डर था कि उसके पिता रात में उसका हालचाल पूछेंगे, इसलिए वो अनिच्छा से ही वापस आ सका। मिस रूई वाकई बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। नहीं, मैं कल उन्हें ढूंढने जा रहा हूं और उनसे एक छोटा सा गाना गाने के लिए कहूंगा। वो 18 टचेज गाएंगी। रॉय राजवीर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और बुदबुदाया। उसके बगल में नौकर खड़ा था जो रॉय राजवीर को सावधानी से सहारा दे रहा था। उसे डर था कि कहीं वो गिर न जाए। मास्टर, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप सुंदर और प्रतिभाशाली हैं, वरना मिस लिटिल रूई को आपसे पहली नजर में प्यार नहीं होता। मैंने सुना है कि उन्होंने कई अमीर युवा मास्टर्स को ठुकरा दिया था। नौकर चलते हुए खुश हुआ। बात तो सही है, बात तो सही है। मैं सोच रहा था कि उसने मुझे देखते ही मेरी तरफ क्यों देखा। उसकी पसंद वाकई अच्छी है और उसने पाया कि मैं अलग हूं। रॉय राजवीर ने सिर हिलाया और कहा। रॉय राजवीर को इस हालत में देखकर वो समझ गया कि वो आंगन की दीवार पर नहीं चढ़ सकता, वरना अगर वो गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए नौकर उसे सिर्फ सामने के दरवाजे तक ले जा सका। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब द्वारपाल ने रॉय राजवीर को इस हालत में देखा था। वो अक्सर चुपके से बाहर निकल जाता था और अंधेरा होने के बाद वापस आता था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ और उसने सीधे उसके लिए दरवाजा खोल दिया। वांगेर ने रॉय राजवीर को उसके कमरे तक वापस पहुंचाया। नौकरानी द्वारा भेजा गया हैंगओवर सूप का कटोरा पीने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ। इस समय उसे याद आया कि उसे अभी भी कुछ करना है। नौकर को बाहर जाने के लिए हाथ हिलाते हुए रॉय राजवीर अपने बिस्तर पर आया, ब्रोकेट बॉक्स उठाया जिसे उसने वहां फेंक दिया था और उसे मुंह बनाकर खोला। रॉय राजवीर अभी भी अपनी जादुई प्रतिभा को जगाना चाहता था। आखिरकार जादुई प्रतिभा के बिना वो अपने पिता के परिवार के मुखिया का पद नहीं पा सकता था। दूसरों के सामने भी वो अपना सिर नहीं उठा सकता था।
लेकिन अगर वो अपनी जादुई प्रतिभा को जगा लेता तब सब कुछ अलग होता। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भविष्य में वो किस स्तर तक साधना कर पाएगा। उसे बस एक जादूगर की पहचान चाहिए थी। सबसे निचले स्तर का जादूगर भी ठीक था। हालांकि जब उसने ब्रोकेड का डिब्बा खोला तो रॉय राजवीर थोड़ा दंग रह गया, क्योंकि अंदर सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट पैकेट था। गोल गोल चीजें थी जो गोलियों जैसी लग रही थी। इसके अलावा एक रंगीन कवर वाली किताब भी थी, लेकिन उसे किताब पर लिखे शब्द बिल्कुल याद नहीं थे। पापा क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ये ध्यान परिचय पुस्तक है? ये एक ऐसी किताब क्यों है जो मुझे नहीं आती? मुझे तो शब्द भी नहीं पता, मैं साधना कैसे करूं? रॉय राजवीर ने असंतुष्ट होकर शिकायत की। उसने वो पत्रिका उठाई जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, और यूं ही उसे कई बार पलटा। उसने पाया कि उसमें काफी शब्द थे, लेकिन उसे असल में ज्यादा कुछ नहीं पता था। इसके बाद उसने पत्रिका को बिस्तर के नीचे फेंक दिया और उसकी परवाह नहीं की। ये क्या चीजें हैं? जागृति की गोली? क्या जागृति गोली बहुत दुर्लभ नहीं है? यहां इतने सारे क्यों हैं? क्या पापा ने ये नहीं कहा था कि केवल एक ही है? इतने सारे क्यों हैं? रॉय राजवीर ने कुछ शक के साथ पैकेट उठाया। उसे फाड़कर उसने एक पैकेट निकाला और अपने मुंह में डाल लिया। फौरन उसकी आंखें चमक उठीं। स्वाद वाकई बहुत बढ़िया था। ये उन स्वादिष्ट स्नैक से भी बदतर नहीं था जो वो अक्सर खाता था। ओह, इस जागृति की गोली का स्वाद वाकई लाजवाब है। वो अल्केमिस्ट मास्टर वाकई कमाल का है। उसने न सिर्फ गोली को रिफाइन किया, बल्कि उसका स्वाद भी इतना बढ़िया बनाया। ये वाकई दुर्लभ है। रॉय राजवीर ने खाते हुए बुदबुदाया। एक बार जब उसने खाना शुरू किया तो रुका नहीं। बैग में रखी सारी गोलियां खत्म करने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। खाली बैग देखकर रॉय राजवीर अपने निचले होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे अभी भी और चाहिए था। पैकेट को यूं ही फेंक देने के बाद रॉय राजवीर अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने के लिए बैठ गया। हालांकि उसे जल्द ही निराशा हुई। उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसे थोड़ी थकान महसूस हुई, क्योंकि उसने दिन भर लिटिल रूई पर बहुत ऊर्जा बर्बाद की थी। रॉय राजवीर इस नतीजे से हैरान नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह अपनी जादुई प्रतिभा को इतनी जल्दी जगा पाएगा। इसलिए थोड़ा थका हुआ महसूस करने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर बाद पूरा कमरा उसके खर्राटों से भर गया। रॉय राजवीर को यह नहीं पता था कि न सिर्फ वो आज अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत करने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि वो भविष्य में भी इसे जागृत नहीं कर पाएगा। ओह, ये सचमुच आरामदायक है। अगली सुबह जब सूरज अभी अभी निकला था, पुष्कर आखिरकार अपने ध्यान से जाग उठा। हालांकि वो पूरी रात सोया नहीं था, फिर भी उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। वो ऊर्जा से भरपूर था और उसकी हालत पहले से भी बेहतर थी। पुष्कर ने सबसे पहले अपने डेंटिन में रंगीन रोशनी के गोले को देखा और पाया कि उसका आकार तो नहीं बदला, लेकिन वो ज्यादा चमकीला जरूर था। बेशक ये पुष्कर की अपनी कल्पना ही हो सकती है। आखिरकार उसने सिर्फ एक रात के लिए ही साधना की थी, इसलिए ये इतना साफ नहीं होना चाहिए था। हालांकि पुष्कर को यह नहीं पता था कि उसकी वर्तमान साधना स्पीड उसके शरीर में जादुई शक्ति को रेड मून साम्राज्य के उन प्रतिभाशाली लोगों के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ा रही थी। आखिरकार वहां अभी भी बहुत सारे योद्धा और जादूगर थे, और वे सभी खुद को मजबूत बनाने के लिए हवा से ऊर्जा अवशोषित करते थे। बस अभी इंसान अलग था। हालांकि हवा में ऊर्जा दोबारा प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन आखिरकार एक समय सीमा थी। परिणाम स्वरूप हवा में ऊर्जा कम होती जाती और लोगों की साधना स्पीड धीमी होती जाती। हालांकि पृथ्वी अलग थी। हालांकि यहां की हवा वहां जितनी अच्छी नहीं थी, यहां साधना करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे और कोई जादूगर भी नहीं था। अब वहां सिर्फ पुष्कर था। हालांकि उसने अभी अभी शुरुआत की थी। इस तरह पूरी दुनिया इस ऊर्जा के लिए उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थी। उसकी साधना की स्पीड स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। पुष्कर ने समय देखा और उठने को तैयार हो गया। हालांकि इस बार पहले से थोड़ा जल्दी हो गया था, पर उसे अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इस समय उसने पाया कि कल रात जादुई गोली पाने के बाद स्टोरेज बॉक्स में रखी चीजें अभी भी जमीन पर थी। दूसरे शब्दों में, कल रात पूरा स्टोरेज बॉक्स खाली था, इसलिए कुछ भी बदलना इम्पॉसिबल था। हालांकि उसे मन ही मन थोड़ी दया आ रही थी, पर कल उसे एक साथ दो चीजें मिल गई। पुष्कर फिर भी बहुत संतुष्ट था। हालांकि उसने एक रात बर्बाद की, फिर भी ये अच्छा था। जमीन पर रखी सभी चीजों को दोबारा स्टोरेज बॉक्स में रखने के बाद
पुष्कर नहाने चला गया और काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। अन्वेश भाई, तुम हमेशा मुझे क्यों घूरते रहते हो? सिक्योरिटी ऑफिस में पुष्कर के इंटर करने के कुछ ही देर बाद अन्वेश, जो जानबूझकर या अनजाने में उसे घूरता रहा, और बाकी लोग भी ऐसा ही करते दिखे। मैं कहता हूं, बच्चे, क्या तुम जादू वगैरह करना जानते हो? मैंने तुम्हें एक रात से नहीं देखा और तुम्हारा पूरा शरीर अलग सा महसूस हो रहा है। अन्वेश ने छिपना बंद कर दिया और पुष्कर को घूरते हुए बोला, अलग? ये कैसे अलग है? पुष्कर का दिल धड़क उठा। क्या हो सकता है कि रात भर ध्यान करने या जादुई गोली लेने के बाद उसका रूप बदल गया हो? वो क्या करे? मम्मी पापा मुझे पहचान तो लेंगे, है ना? मैं सच में नहीं बता सकता कि क्या अलग है। ऊपरी तौर पर तुम कुछ अलग नहीं दिखते, लेकिन तुम ज्यादा ऊर्जावान लग रहे हो। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही है ना? अन्वेश ने पुष्कर को घूरते हुए कहा। यह सुनकर कि उसका रूप नहीं बदला है, पुष्कर को राहत मिली। हालांकि वो कोई सुंदर लड़का नहीं था, लेकिन उसका रूप उसके मां बाप का दिया हुआ था और उसने अपना चेहरा बदलने के बारे में नहीं सोचा था। अब जब उसने सुना कि उसका स्वभाव बदल गया है, तो पुष्कर ने अनुमान लगाया कि यह जादुई गोली और ध्यान के कारण हो सकता है। स्वभाव के बारे में कहना वाकई मुश्किल था। कुछ लोग जन्मजात होते हैं और कुछ विकसित होते हैं। बहरहाल, चाहे जो भी हो, स्वभाव वाले लोग हमेशा ज्यादा आकर्षक होते हैं। पुष्कर जानता था कि वो पहले एक साधारण इंसान था और उसमें कोई स्वभाव नहीं था। बच्चे, तुम कल वाइस प्रेसिडेंट सोनाली के साथ बाहर गए थे, क्या तुम्हें कुछ अच्छा मिला? जब लोग अच्छे मूड में होते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है। अन्वेश ने अंदाजा लगाया। शायद। मुझे खूबसूरत वाइस प्रेसिडेंट के साथ बाहर जाकर बहुत खुशी हुई, पुष्कर ने कहा। सोनाली ने उससे कहा था कि कल फैक्ट्री के बाहर जो कुछ हुआ उसे दूसरों को न बताए, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो ये नहीं कह सका। ये सच है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट सोनाली कैसी है? यहां कोई भी उसके साथ कभी बाहर नहीं गया। तुम तो अभी यहां आए हो और तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल ही गया। मैंने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट सोनाली न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी अच्छा है। वो प्रेसिडेंट प्रियंका से बिल्कुल अलग है। अन्वेश भाई ने गपशप भरे चेहरे से कहा। महिलाओं से जुड़े विषयों पर पुरुषों की हमेशा एक ही भाषा होती है। अन्वेश की बातें सुनकर पुष्कर को वाइस प्रेसिडेंट सोनाली के उत्तम रूप, उत्तम शरीर और मनमोहक रूप की याद आई जब वो अपनी नींद से जागी थी। वाइस प्रेसिडेंट सोनाली सचमुच एक आदर्श और सुंदर महिला है। जो कोई भी उनसे शादी कर सकता है, उसे कई जन्मों का पुण्य अर्जित करना होगा। पुष्कर ने आह भरी। सोनाली न सिर्फ अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी, बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। दोनों के बीच के अंतर के कारण वो उसे नीची नजर से नहीं देखती थी। यहां तक कि जब वो घायल हुआ ऐसा लगा, तब भी वो उसकी परवाह करती थी, जो बहुत कम होता था। हालांकि पुष्कर के ये कहने के बाद अन्वेश भाई के हाव भाव थोड़े अजीब थे, लेकिन पुष्कर को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें मानो पीछे की ओर देख रही हो। पुष्कर कुछ शंकाओं के साथ मुड़ा और फिर उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। उसे पता नहीं कब, लेकिन सोनाली और अपराजिता पहले ही उनके डिपार्टमेंट में आ चुके थे। इस वक्त वे दोनों उसके पीछे खड़े थे। सोनाली का चेहरा कुछ अस्वाभाविक रूप से लाल था। जाहिर है उसने अभी अभी पुष्कर की बातें सुनी थी। 2 बार कहते हुए पुष्कर ने जल्दी से अपनी खांसी छुपाने के लिए 2 बार खांसा। वो खड़ा हुआ और बोला, वाइस प्रेसिडेंट सुपरवाइजर अपराजिता, आप यहां? इस पर अन्वेश भाई और बाकी लोग भी वहां देखने लगे। क्या हुआ? क्या हम नहीं आ सकते? सोनाली ने पुष्कर का गला दबाया और फिर उसे गुस्से से घूरा। आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। पुष्कर ने खुशामद भरी मुस्कान दी। सोनाली ने फिर उसकी तरफ देखा, फिर मुड़कर चली गई। अपराजिता ने भी पुष्कर की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में साफ तौर पर एक गहरा अर्थ था। पुष्कर कुछ देर तक समझ नहीं पाया। अपराजिता मुड़कर सोनाली के साथ बाहर चली गई। सोनाली और अपराजिता इस डिपार्टमेंट के पास से गुजरे। कल की बात की वजह से सोनाली थोड़ी चिंतित थी कि पुष्कर वाकई ठीक है या नहीं, इसलिए वो देखने के लिए अंदर आई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर असल में दूसरे सहकर्मियों से उसके बारे में बात कर रहा होगा। जब उसने सोचा कि वो कल उसकी कार में सो गई थी और जब वो उठी तो उसके दिल में थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे पुष्कर ने उसकी प्राइवेट लाइफ देख ली हो। पुष्कर, तुम ये हो? सोनाली और अपराजिता के बाहर जाने के बाद अन्वेश ने पुष्कर को अंगूठा दिखाया। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। तुमने ये बात वाइस प्रेसिडेंट सोनाली के सामने कही। बाकी लोगों ने भी पुष्कर को
प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उनमें से एक को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट प्रियंका को थोड़ी देर तक देखा था और उसकी नजरें थोड़ी घमंडी थी। पुष्कर ने यह बात सोनाली के सामने कही। अगर सोनाली की जगह प्रेसिडेंट प्रियंका होती तो पुष्कर शायद अपना सामान समेटकर घर चला जाता। मुझे कैसे पता चला कि वो हमारे पास आई है? पुष्कर ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। उसे सच में पता ही नहीं था कि सोनाली अंदर आई है, वरना वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। पीठ पीछे नेता के बारे में बात करना, एक खूबसूरत नेता और बात का विषय दूसरों का रूप रंग, ये वाकई कुछ ज्यादा ही है। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट सोनाली वाकई बहुत अच्छी है, उन्होंने तुमको दोष नहीं दिया, अन्वेष भाई ने कहा। खैर, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली बहुत अच्छे हैं, पुष्कर ने कहा। इस तरह की लड़की वाकई सबसे अच्छी होती है। उसके पास पैसा भी है और रूप भी। वो बस एक गोरी, अमीर और खूबसूरत लड़की है। उसे नहीं पता था कि फ्यूचर में कौन सा कमीना उसका लाइफ पार्टनर बनेगा। एक सुरक्षा गार्ड की जिंदगी अब भी बहुत आरामदायक होती है जब तक कोई परेशान करने ना आए। पुष्कर और बाकी लोग पूरे दिन बहुत आराम से रहते थे। उन्हें अंदर के सफेद पोश कर्मचारियों जितना व्यस्त रहने की जरूरत नहीं होती, बस कभी कभार इधर उधर घूमना पड़ता था। हालांकि यह दिखावे के लिए होता था। काम से छुट्टी का समय जल्द ही आ गया। पुष्कर ने अपने नए सहकर्मियों को नमस्ते कहा और काम से छुट्टी लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। उसका मूड स्कूल जाते हुए किसी प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट जैसा था। हर दिन वो जल्दी घर जाने का इंतजार करता था। वो ये भी चाहता था कि जल्दी घर जाकर देखे कि उसके स्टोरेज बॉक्स में क्या क्या खजाने आए। लेकिन जब पुष्कर जाने ही वाला था तो उसका फोन बज उठा। पता चला कि ये उसका कॉलेज फ्रेंड वरुण का फोन था। हेलो वरुण, क्या बात है? पुष्कर ने चलते हुए कहा। पुष्कर और वरुण कॉलेज के दोस्त थे और एक ही हॉस्टल में रहते थे। पूरे कॉलेज में वरुण के साथ उनके सबसे अच्छे संबंध थे। ग्रेजुएशन होने के बाद दोनों काम करने के लिए मुंबई में ही रहे। अंतर यह था कि वरुण मुंबई का मूल निवासी था और पुष्कर नहीं। इसलिए अपने परिवार के कुछ संबंधों की मदद से वरुण को एक अच्छी नौकरी मिल गई। हालांकि पुष्कर इतना भाग्यशाली नहीं था। वरुण ने पुष्कर को नौकरी खोजने में मदद करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन पुष्कर ने मना कर दिया। एक कारण यह था कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। आखिरकार अगर वो खुद की मदद करता तो अपने परिवार के संबंधों का उपयोग करना परेशानी भरा होता। दूसरा कारण यह था कि उस वक्त पुष्कर ने अभी अभी पढ़ाई छोड़ी थी और वो घमंडी और अहंकारी था। वो दूसरों की मदद कैसे स्वीकार कर सकता था? इसके अलावा अगर वरुण ने उसे नौकरी खोजने में मदद भी की तो उसे नहीं लगा कि यह बहुत अच्छी होगी। आखिरकार वरुण का परिवार मुंबई में एक साधारण परिवार ही था। अरे पागल, अगर कुछ नहीं है तो क्या मैं तुझे कॉल नहीं कर सकता? वरुण की आवाज आई। मैंने सुना है कि तूने फिर से अपनी नौकरी खो दी है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे अंकल की बात मानो और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी। दोनों अक्सर मजाक करते थे, इसलिए पुष्कर को इसकी परवाह नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, भाड़ में जा। अगर मैं तेरा पीछा करूंगा तो मुझे डर है कि मैं बिक जाऊंगा। मुझे तो पता भी नहीं, क्या मैं उस तरह का इंसान हूं? मैं कहता हूं, पागल, किसी अच्छे इंसान पर गलत आरोप मत लगा। वरुण ने कहा, सच कहूं तो हमारी कंपनी हाल ही में भर्तियां कर रही है। मानव संसाधन विभाग के लोगों के साथ मेरे अच्छे कांटेक्ट हैं। अगर तू आना चाहे तो मैं उनसे बात करने में मदद कर सकता हूं। तुम अपने शरीर का बलिदान तो नहीं करोगे, है ना? पुष्कर मुस्कुराया। क्या तुम्हें अब भी मेरी कुर्बानी की जरूरत है? जब मैं वहां खड़ा होता हूं तो उन लड़कियों की नजरें मुझे ही घूरती रहती है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, वरुण ने कहा। पुष्कर जानता था कि वरुण शेखी बघार रहा है, लेकिन यह लड़का वाकई सुंदर था और बातचीत में भी माहिर था। जब वो कॉलेज में था तो उसने कई लड़कियों को डेट किया था। ठीक है, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। मुझे नौकरी मिल गई है, मैं कुछ दिनों से काम कर रहा हूं। तुम्हारी खबरें पीछे छूट रही है, पुष्कर ने कहा। तूने नई नौकरी पा भी ली? कहा है? क्या यह परमानेंट नौकरी है? पागल, मेरी बात सुन। ऐसी नौकरी मत कर जिसका कोई भविष्य नहीं है। अगर तू मेरे साथ काम नहीं करना चाहता तो मैं तुझे दूसरी कंपनी ढूंढने में मदद कर सकता हूं, वरुण ने कहा। सच में यार, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इस बार यह बहुत अच्छा है। यहां की सुविधाएं पहले से बहुत बेहतर है। जब मैं वास्तव में जिंदा नहीं रह पाऊंगा तो मैं तेरे अंकल से मदद मांगूंगा, पुष्कर ने कहा। कोई बात नहीं, जिद्दी मत बन, ये तो पक्का है। तब मैं तेरे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। अच्छा,
आज रात मुझे अपने सहकर्मियों के साथ बार में जाने का अपॉइंटमेंट मिला है। तू मेरे साथ आ सकता है और अच्छी नौकरी मिलने का जश्न मना सकता है। वरुण ने कहा, तू अपने सहकर्मियों के साथ पार्टी कर रहा है, मैं क्यों आऊं? अगली बार जाएंगे, पुष्कर ने मना कर दिया। वो अब जल्दी वापस जाना चाहता था। अगली बार कोई मौका नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं है, ये सिर्फ दो दोस्त है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। ये दोनों बहुत खूबसूरत है, अगर तुम नहीं आ पाए तो पछताना मत। वरुण ने कहा, मैं नहीं आऊंगा, भले ही वे बहुत सुंदर हों। पुष्कर ने कहा, अब उसके दिल में ब्यूटी से ज्यादा जरूरी वो स्टोरेज बॉक्स था। तू बिल्कुल भी समझदार नहीं है, मैं तेरी जिंदगी भर की प्रॉब्लम सुलझाने में तेरी मदद कर रहा हूं। ठीक है, बकवास मत कर। शाम को 7:30 बजे ड्रीम बार, मेरे लिए सब कुछ ले आना। इसके बाद वरुण ने पुष्कर को मना करने का मौका नहीं दिया और सीधे फोन काट दिया। पुष्कर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। लगता है उसे आज जाना ही है, हालांकि अभी भी वक्त था। वो पहले वापस जा रहा है। वो असल में सामान लेने नहीं जा रहा है, बल्कि वो स्टोरेज बॉक्स देखना चाहता था। हालांकि जब पुष्कर अपने घर लौटा और उसने स्टोरेज बॉक्स में रखी चीजों को एक एक करके बाहर निकाला, तो उसे यह देखकर निराशा हुई कि कुछ भी गायब नहीं था। कुछ भी नया निकलना नामुमकिन था। हालांकि पुष्कर अभी भी इस सिचुएशन के लिए कुछ हद तक तैयार था। आखिरकार स्टोरेज बॉक्स के अदला बदली चीजों का कोई टाई वक्त नहीं था। अब कुछ भी न होना नॉर्मल बात थी। पुष्कर को बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने कल वाली किताब निकाली। इस किताब के आखिर में उसे कल कुछ आसान जादुई मंत्र मिले। कॉलेज में उपन्यास पढ़ने के शौकीन पुष्कर के लिए इन मंत्रों के अस्तित्व को जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि ये ध्यान परिचय मूल रूप से एक शुरुआती स्तर की जादू की किताब थी, इसलिए इसके पीछे दर्ज जादू कोई गहन जादू नहीं था। यह बस साधारण बुनियादी जादू था, जैसे अग्निगोला मंत्र, बर्फ की गोली का मंत्र, लकड़ी की बेल का मंत्र इत्यादि। ये सभी अलग तत्वों के बुनियादी जादू थे। पॉसिबली रेड मून साम्राज्य के व्यापारियों ने इन जादुई मंत्रों को इसके पीछे दर्ज किया होगा। इस तरह अगर कोई अपनी जादू की प्रतिभा को जागृत कर पाता तो वो इन बुनियादी जादू के मंत्रों को सीख सकता था। चूंकि ये मूल जादू था, इसलिए इन जादुई मंत्रों के मंत्र बहुत सरल थे। हालांकि पुष्कर को उनका अर्थ समझ में नहीं आया, फिर भी वो उन्हें याद कर सकता था। हाई लेवल जादुई मंत्र रेड मून साम्राज्य में भी दुर्लभ थे। हर परिवार में और यहां तक कि साम्राज्यों में भी हाई लेवल जादुई मंत्र कीमती खजाना थे। नॉर्मल लोग उन्हें देख भी नहीं पाते, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस ध्यान परिचय में, जो एक गली की दुकान जैसा था, दिखाई देता। जादू के कौशल का प्रयोग करने के लिए मन की शक्ति की जरूरत होती थी। कल रात ध्यान करने के बाद और अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत करने से मिली मन की शक्ति के साथ पुष्कर के शरीर में अब कुछ स्टोर था, इसलिए थेरियोटिकली वो पहले से ही ये मंत्र कर सकता था। पुष्कर ने इसे थेरियोटिकल इसलिए कहा क्योंकि उसने अभी तक इसे अमल में नहीं लाया था। कल वो ध्यान में व्यस्त था और इन मंत्रों पर ध्यान नहीं दिया। आज सुबह जब वो उठा तो काम पर चला गया और उसके पास प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं था। अब जब उसके पास वक्त था तो वो इसे आजमाने के लिए तैयार था। नॉर्मली एक इंसान सिर्फ एक प्रकार के जादुई तत्व को ही जागृत कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वो सिर्फ एक प्रकार के तात्विक जादू की ही साधना कर सकता है। उदाहरण के लिए, जिस इंसान ने अग्नि तत्व की प्रतिभा जागृत की है, वो साधना करते वक्त सिर्फ हवा में मौजूद अग्नि तत्व को ही अवशोषित कर सकता था और सिर्फ अग्नि तत्व का ही प्रयोग कर सकता था। बाकी प्रकार के जादू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि पुष्कर को यह नहीं पता था। उसे रेड मून साम्राज्य की चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब उसने देखा कि इस पुस्तिका में तरह तरह के जादू हैं, तो वो उनका अभ्यास करने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले पुष्कर जल तत्व जादू का अभ्यास करने के लिए तैयार था। उसने मन ही मन एक मंत्र का जाप किया। फिर उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मौजूद रंगीन प्रकाश के गोले से ट्रांसपेरेंट तत्वों का एक अंश अलग होकर धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ में इकट्ठा हो रहा है। साथ ही उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा में जादुई तत्व उसके दाहिने हाथ में इकट्ठा हो रहे हैं। जादू की प्रतिभा जागृत होने के बाद पुष्कर की अपने आसपास की हवा में मौजूद जादुई तत्वों के प्रति धारणा और भी संवेदनशील हो गई। तभी पुष्कर की नजरों के नीचे उसके दाहिने हाथ में एक पानी का गोला धीरे धीरे सघन होता गया और बड़ा होता गया। जब उसे लगा कि उसके शरीर में मौजूद ट्रांसपेरेंट जादुई तत्वों का अंश पूरी तरह से निकल गया है, तो उसके हाथ में पानी का गोला बढ़ना बंद हो गया।
इस समय पानी का गोला पहले से ही एक कटोरे के आकार का हो गया था। पुष्कर ने अपना दाहिना हाथ अपनी आंखों के सामने उठाया और पानी की गेंद को देखा। उसका मन उत्सुकता से भर गया। यह पहली बार था जब उसने जादू का प्रयोग किया था, इसलिए वो बहुत उत्साहित था। यह पानी की गेंद उसके हाथ के ऊपर तैर रही थी और उसके हाथ को छू भी नहीं रही थी। पानी की गेंद ट्रांसपेरेंट थी और अंदर का पानी धीरे धीरे बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। पुष्कर इस पानी की गेंद की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे उड़ाने के लिए कंट्रोल किया। चूंकि ये चीज उसने खुद बुलाई थी, इसलिए वो इसे कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता था और उसे फेंकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। पानी की गेंद दीवार से टकराई और फिर से लिक्विड फॉर्म में बदल गई। धीरे धीरे दीवार से नीचे बहने लगी। पुष्कर को अंदाजा नहीं था कि यह कितनी शक्तिशाली थी। आखिरकार यह एक शुरुआती जादू था, इसलिए पुष्कर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जल जादू के प्रयोग के बाद पुष्कर ने बाली प्रकार के जादू भी आजमाए। वो उन्हें आसानी से कर पा रहा था, लेकिन चूंकि वो उनसे परिचित नहीं था, इसलिए उसे उन्हें करने में काफी समय लगता था। हालांकि पुष्कर ने इसी तरह की कहानियां पढ़ी थी और जानता था कि हाई लेवल के जादूगर इन छोटे स्तर के जादू को तुरंत कर सकते हैं। उन्हें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती, या मंत्र पढ़ने में लगने वाला वक्त बहुत कम होता है। वो सिर्फ एक जूनियर जादूगर था और उसने अभी अभी जादू करना शुरू किया था। उसका थोड़ा धीमा होना स्वाभाविक था। उसी वक्त पुष्कर को अपने जादू का रहस्य भी पता चला। सब कुछ उसके शरीर में मौजूद रंग बिरंगे प्रकाशगोल से जुड़ा था। जब वो एक खास तरह का जादू करता तो प्रकाशगोल के तत्व अलग होकर उसके हाथ में इकट्ठा हो जाते। साथ ही ये हवा में मौजूद जादुई तत्वों को आकर्षित करके इकट्ठा कर लेता। इस जादू की शक्ति उसके द्वारा इकट्ठा किए गए जादुई तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती थी। हवा में कई जादुई तत्व थे, लेकिन कितना इकट्ठा किया जा सकता था, यह उसके शरीर में जमा जादुई तत्वों की मात्रा पर निर्भर करता था। वे प्राइमर थे। शरीर में मौजूद जादुई तत्वों के आकर्षण के बिना हवा में मौजूद जादुई तत्व उसके पास बिल्कुल भी नहीं आते। उसके शरीर में जादुई तत्व ध्यान के दौरान पाए गए जादू थे। जाहिर है, उसके पास जितना ज्यादा जादू होगा, उसका जादू उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। यही कारण था कि कुछ हाई लेवल जादूगर छोटे लेवल के जादू का इस्तेमाल करते हुए भी बहुत शक्तिशाली होते थे। बेशक जादू इकट्ठा करने की प्रक्रिया के दौरान पुष्कर कभी भी रुक सकता था। इस तरह वो अपने शरीर के जादुई तत्वों को खत्म होने और जादू का दोबारा इस्तेमाल न कर पाने से बचा सकता था। इस बात को समझने के बाद पुष्कर को भी ध्यान का महत्व समझ में आ गया। निरंतर ध्यान करने से ही शरीर में संचित मन की मात्रा बढ़ सकती है। एक बार मन खत्म हो जाने पर एक उन्नत जादूगर भी एक नौसिखिए योद्धा को नहीं हरा पाएगा। जादू का प्रयोग बंद करने के बाद पुष्कर ने महसूस किया कि हवा में मौजूद जादुई तत्व धीरे धीरे उसके शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं और उसके द्वारा अभी अभी इस्तेमाल किया गया जादू फिर से भर रहा है। इस समय उसने ध्यान नहीं किया। दूसरे शब्दों में, जादू करने के लिए उसने जो जादू इस्तेमाल किया था वो खुद ही बहाल हो जाएगा। हालांकि इसे पहले की मात्रा में बहाल किया जाना चाहिए और इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। अगर उसे जादू की ऊपरी सीमा बढ़ानी है तो उसे ध्यान करना होगा। इस बात को समझने के बाद पुष्कर को लगा कि अब उसे जादू की बेहतर समझ हो गई है। आखिरकार इस दुनिया में उसके अलावा कोई और जादूगर तो था ही नहीं, इसलिए वो जादू से जुड़ी हर चीज को धीरे धीरे खुद ही समझ सकता था। न तो कोई था जिससे इस बारे में बात की जा सके। समय देखते हुए वरुण से मुलाकात के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। पुष्कर ने साफ कपड़े पहने और बाहर चला गया। जहां तक खुद को उठाने की बात है, उसे लगा कि यह जरूरी नहीं है। जब तक वो साफ कपड़े पहने रहता तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी उसके पास कोई नए कपड़े नहीं थे और उठाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुंबई बार स्ट्रीट पर ड्रीम बार एक अच्छा बार था। पुष्कर और वरुण पहले भी कई बार वहां गए थे। आखिरकार जिंदगी में कई निराशाजनक चीजें होती हैं। उस समय पुष्कर और वरुण दोनों ही थोड़े उलझन में थे और बार जाहिर तौर पर दबाव कम करने के लिए एक अच्छी जगह थी, इसलिए दोनों वहां कई बार गए थे। पुष्कर टैक्सी लेकर बाहर गया, वरुण को कॉल करके उसका सही ठिकाना पता किया और सीधे अंदर चला गया। जैसे ही वो दरवाजे में दाखिल हुआ, अंदर से धमाकेदार म्यूजिक की आवाज आई। इस वक्त नाइट लाइफ अभी शुरू ही हुई थी और अंदर पहले से ही काफी लोग, खासकर युवा, मौजूद थे। कई लोग म्यूजिक की बीट पर झूम रहे थे
और कुछ लोग वहां बैठकर शराब पी रहे थे और भीड़ को देख रहे थे। इधर यहां पुष्कर को आते देख वरुण खड़ा हो गया और दूर से हाथ हिलाया, जिससे पुष्कर को उसे ढूंढने की परेशानी से बचा लिया गया। मैं कहता हूं, बदमाश, मैंने तो 7:30 बजे कहा था। तू पहले क्यों नहीं आ सकता? तू तो समय का इतना पाबंद है कि 2 खूबसूरत लड़कियों को इंतजार करवा रहा है। जब पुष्कर वरुण के पास आया तो वरुण ने पुष्कर की छाती पर मुक्का मारा और कहा, जाहिर है वे कुछ समय से यहां थे। मैं देर से नहीं आया हूं। तुमने 7:30 कहा था, क्या मैं समय पर नहीं पहुंचा? पुष्कर ने कहा। इस वक्त उसने वरुण के बगल में 2 खूबसूरत लड़कियों को भी देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं इसका दोस्त पुष्कर हूं। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ स्टोरी विद सात्विक यूट्यूब चैनल पर।